Holistic Institute of Education and Training welcomes you in online classes of DLED course. प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी के समय में आप सब अपने अपने घरों में सपरिवार सुरक्षित होंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश के अनुक्रम में मैं अमृत कुमार यादव, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर, DLED की ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि संस्थान में संचालित कक्षाओं में हम सब ने सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के इनोवेटिव एफर्ट्स इन प्राइमरी एजुकेशन में प्रथम यूनिट के प्रथम और द्वितीय खंड को पूर्ण कर लिया था। आज तृतीय खंड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 की चर्चा के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। वैसे तो RTE एक्ट 2009 में भारतीय संसद से पास होकर के राष्ट्रपति के अनुमोदनोपरांत 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो चुका था। लेकिन इस एक्ट में बच्चों की शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान है, यह देखने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम लोग यह देखें कि ये RTE एक्ट के बनने के पहले की यात्रा कैसी रही और वो कौन से संवैधानिक उपबंध हैं जिन्होंने इस एक्ट के निर्माण को आधार प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 18वीं शताब्दी के अंत में। उस समय भारत में हिंदुओं के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं थीं, टोल और पाठशालाएं। टोल विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान थे और पाठशालाएं धार्मिक। इन दोनों प्रकार की संस्थाओं में संस्कृत भाषा में उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। वहीं मुस्लिमों के मकतब और मदरसे शिक्षा प्रदान करने का काम करते थे। मुस्लिम संस्थाओं में हिंदुओं के भी प्रवेश संभव थे, लेकिन अगर हम उस परिदृश्य को देखते हैं तो वहाँ मास एजुकेशन या जन सामान्य की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। हम आगे बढ़ते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में। इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निर्देश दिया था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करे। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। 1838 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक ईसाई मिशनरी विलियम एडम को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम अर्थात देशी शिक्षा पद्धति की स्थिति को जानने और उसके सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त किया। विलियम एडम ने कुल 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए
अपने तीसरे प्रतिवेदन में विलियम एडम ने सुझाव दिया कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात 1882 में भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। भारत के दो प्रमुख शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और समाजसेवी ज्योतिबा फुले और दादा भाई नौरोजी ने हंटर कमीशन के सम्मुख उपस्थित होकर के भारत में प्राथमिक शिक्षा लागू किए जाने के लिए अपनी मांग रखी। यद्यपि इस मांग के कोई बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं आए, किंतु यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। इसके पश्चात बड़ौदा के नरेश महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य के अमेली तालुक में प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य और निःशुल्क बनाए जाने को एक प्रयोग के तौर पे शुरू किया। उस तालुक में प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य और निःशुल्क बनाए जाने के परिणाम सकारात्मक रहे और इससे उत्साहित होकर के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने संपूर्ण राज्य में 1897 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी। इसके बाद अगला पड़ाव आता है 1911। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के इन कार्यों से प्रभावित होकर के गोपाल कृष्ण गोखले जी ने केंद्रीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाए जाने का एक बिल प्रस्तुत किया। उस बिल के समर्थन में उन्होंने कहा कि जिस दायित्व के निर्वहन से ब्रिटिश हुकूमत सदैव डरती रही, हमारे बड़ौदा के नरेश ने वो कार्य बखूबी कर दिखाया। यद्यपि उनका यह बिल केंद्रीय धारा सभा में पास न हो सका, किंतु उनका ये प्रयास सराहनीय रहा। वर्धा शिक्षा योजना बेसिक शिक्षा के लिए जो बनाई गई, इस शिक्षा योजना में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य और निःशुल्क बनाए जाने की संस्तुति की थी। इस प्रकार से एक लंबा सफ़र कदम दर कदम प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाए जाने के लिए आगे बढ़ता रहा। सन 1944 में सार्जेंट योजना में इस बात की सिफारिश की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाई जाए और इसे चरणबद्ध तरीके से 40 वर्ष में पूरा किया जाए। सार्जेंट योजना के इस सुझाव के मूल्यांकन की जांच के लिए जीबी खेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जीबी खेर समिति ने सार्जेंट योजना की इस सिफारिश को युक्तिसंगत बताया और सुझाव दिया कि इस 40 वर्ष के समय को घटा करके यह कार्य 16 वर्ष में ही पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार से देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व तक लगातार प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क बनाने और अनिवार्य करने के लिए प्रयास होते रहे। खेर समिति की सिफारिश का ही परिणाम है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाए जाने के संबंध में प्रावधान किया है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में गठित समस्त आयोगों और समितियों ने सरकार का ध्यान अनुच्छेद 45
को लागू करने की तरफ आकृष्ट किया, किंतु कोई ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया था। सन 1992 मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, इस वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 45 मूल अधिकारों का सहवर्ती है और शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। इसके एक वर्ष पश्चात 1993 में जेपी उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले का निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय जीवन रेड्डी ने यह कहा था कि हमें अनुच्छेद 45 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और शिक्षा के अधिकार के बिना जीवन के अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की इन दोनों निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने सरकार को यह सोचने के लिए विवश किया कि उन्हें अब अनुच्छेद 45 में किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसी का परिणाम है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य और निःशुल्क बनाने को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में कहा गया है, द स्टेट शैल provide the free and compulsory education to all children of age 6 to 14 years as such manner as the state by law determine। इस प्रकार से देखते हैं कि अब धीरे धीरे प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य बनाए जाने के ठोस आधार तैयार हो रहे थे। इसके साथ ही संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 29(2) में यह कहा गया है कि राज्य के द्वारा पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कोई भी शैक्षिक संस्था किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल निवास या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकती। इन सभी संवैधानिक प्रावधानों ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। सन 2009 कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य बनाए जाने का ड्राफ्ट तैयार किया और भारतीय संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदनोपरांत 1 अप्रैल सन 2010 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया। मात्र जम्मू और कश्मीर में इसे लागू नहीं किया गया। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत उन 135 देशों के समूह में सम्मिलित हो गया जिन्होंने अपने देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाए जाने का ये क्रम इतना सरल नहीं था। एक लंबी यात्रा अनेक अड़चनों, रुकावटों को पार करते हुए हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं और आज भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। थैंक यू।